आज के इस वीडियो में आप आंकड़ों का संकलन, प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़े या समंक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए, आंकड़े या समंकों का संकलन क्या है। आंकड़ों का संकलन सांख्यिकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण आरंभिक कदम है। आंकड़ों का संकलन पूर्व निश्चित उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। उद्देश्य के आधार पर एकत्रित समंक मूलतः सांख्यिकी विश्लेषण के कच्चे पदार्थ हैं, जिनकी सहायता से सांख्यिकी विश्लेषण के अगले चरणों का संपादन किया जाता है। आंकड़े प्राप्त करने के दो स्रोत हैं। पहला है आंतरिक स्रोत और दूसरा है बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत: जब आंकड़े किसी संगठन की विभिन्न रिकॉर्डों से प्राप्त होते हैं तो ऐसे स्रोतों को आंतरिक स्रोत कहते हैं। जैसे कोई भी बैंक अपनी कुल जमा, कर्जों, लाभ, कर्मचारियों आदि के विषय में हर वर्ष रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यह रिपोर्ट उस बैंक के लिए आंकड़ों का आंतरिक स्रोत कहलाती है। दूसरा स्रोत है बाहरी स्रोत। जब आंकड़े किसी दूसरे संगठन अथवा दूसरे स्रोतों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं तो यह आंकड़े का बाहरी स्रोत कहलाता है। समंक दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक समंक और दूसरा द्वितीयक समंक। पहला प्राथमिक समंक। प्राथमिक समंक वो समंक हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्यों के अनुसार पहली बार आरंभ से अंत तक नए सिरे से एकत्रित करता है। प्राथमिक समंक मौलिक समंक भी कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी शहर में पारिवारिक आय के सर्वेक्षण में व्यक्तिगत संपर्क करके जो समंक हासिल किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक समंक कहते हैं। दूसरे तरह के समंक हैं द्वितीयक समंक। ऐसे समंक जो पहले ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा एकत्र करके प्रकाशित किए जा चुके हैं, द्वितीयक समंक कहलाते हैं। द्वितीयक समंक का उदाहरण है जैसे सरकार कृषि समंकों का संकलन और प्रकाशन करती है और अनुसंधानकर्ता जब सरकार द्वारा इन समंकों का प्रयोग करता है तो ऐसे समंक द्वितीयक समंक बन जाते हैं। अब प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक में अंतर भी है कुछ। पहला है प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं, द्वितीयक समंक मौलिक नहीं होते हैं। प्राथमिक समंकों को अनुसंधानकर्ता स्वयं संकलित करता है। द्वितीयक समंक दूसरी संस्था या व्यक्तियों के द्वारा संकलित होते हैं। प्राथमिक समंक अधिक सही और सत्यापित सूचनाएं देते हैं क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं इनका संकलन करता है। द्वितीयक समंक पूर्णतः सत्य नहीं होते क्योंकि ये समंक स्वयं प्राप्त न होकर दूसरी संस्था या व्यक्तियों से प्राप्त होते हैं। प्राथमिक समंक के लिए ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि अनुसंधानकर्ता ने इन्हें खुद संकलित किया है, लेकिन द्वितीयक समंक के प्रयोग में बहुत अधिक सतर्कता की आवश्यकता होती है। इसके बाद है प्राथमिक समंक को संकलित करने की रीतियाँ। कौन कौन सी विधियाँ हैं इसके लिए? तो प्राथमिक समंक को एकत्र करने की 4 मुख्य रीतियाँ हैं। पहला प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। दूसरा है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। तीसरा
स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति। चौथा है प्रश्नावली या अनुसूची के माध्यम से सूचना संग्रह करना। पहला है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। इस विधि में जिन व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करनी होती है, अनुसंधानकर्ता स्वयं उनसे प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है। इस रीति को प्रत्यक्ष रीति कहा जाता है क्योंकि इसमें जिस व्यक्ति विशेष के बारे में सूचना प्राप्त करनी होती है, वह सूचना स्वयं उसी व्यक्ति के द्वारा दी जाती है। ये रीति जो है इसको उपयुक्त माना गया है क्योंकि इसका क्षेत्र सीमित है। आंकड़े, जब भी आंकड़े गुप्त रखने हो अर्थात अनुसंधान गोपनीय हो, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से ये कब उपयुक्त होती है? जब शुद्धता पर अधिक बल देना होता है। इसके कुछ गुण हैं। इस रीति द्वारा एकत्रित किए गए समंक मौलिक होते हैं। दूसरा, ये प्रणाली लोचदार है क्योंकि अनुसंधानकर्ता आवश्यकता पड़ने पर प्रश्नों में थोड़ा बहुत संशोधन कर सकता है। तीसरा है, इस प्रणाली में एक ही व्यक्ति द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इस तरह से आंकड़ों में सजातीयता बनी रहती है। चौथा गुण है इसका, इस प्रणाली से एकत्रित समंकों में शुद्धता होती है। इस प्रणाली के कुछ दोष भी हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के। जैसे पहला दोष है, ये बड़े अनुसंधान क्षेत्र के लिए ये पद्धति सही नहीं मानी जाती है। इस पद्धति में अनुसंधानकर्ता द्वारा पक्षपात करने की अधिक संभावना रहती है। तीसरा जो दोष है इसका वो है, इस विधि में कभी कभी सही निष्कर्ष नहीं निकलते क्योंकि जो चुना गया क्षेत्र होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है, तो इकाइयों की संख्या बहुत कम होती है। यह रीति अपव्ययी है क्योंकि इसमें धन, श्रम और समय अधिक लगता है। प्राथमिक समंक प्राप्त करने की दूसरी विधि है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। यदि अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा है जिसमें संबंधित व्यक्ति निश्चित बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो सब व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर आंकड़े एकत्र करना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसी ऐसे व्यक्ति से सूचना प्राप्त की जाती है जिसे उस विषय की जानकारी होती है। जैसे किसी कार्यालय में कर्मचारी से संबंधित सूचना उसके स्वयं से प्राप्त न करके उसके अधिकारी से प्राप्त की जाए, तो ये जो विधि है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान कहलाती है। इस रीति का उपयोग कब किया जा सकता है? जब अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा हो। यह अप्रत्यक्ष विधि अनुपयुक्त तथा अविश्वसनीय हो। यदि सूचना देने वाले व्यक्तियों से व्यक्तिगत संपर्क नहीं किया जा सकता हो, तो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान सबसे बढ़िया विधि है प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा करने के लिए। इस विधि के कुछ गुण हैं, जैसे यह रीति मितव्ययी है, इसमें धन और परिश्रम कम लगता है। यह विधि उस अनुसंधान के लिए अधिक उपयुक्त है जिसका क्षेत्र विस्तृत है। तीसरा जो इसका गुण है, इस रीति से विशेषज्ञों की राय और उसके सुझाव प्राप्त किए जा सकते हैं। चौथा जो गुण है इसका, इस रीति से कोई निष्कर्ष शीघ्र निकाला जा सकता है। इस रीति के कुछ दोष भी हैं। पहला है, उच्च मात्रा की शुद्धता नहीं होती है इसमें।
दूसरा, जिन साक्ष्यों से समंक प्राप्त किए जाते हैं उनकी अज्ञानता, लापरवाही के कारण परिणाम अशुद्ध होने की संभावना रहती है। तीसरा दोष है इसका, इस रीति में कभी कभी समंकों में एक रूपता का अभाव रहता है, क्योंकि विभिन्न साक्ष्यों द्वारा सूचनाएं अलग अलग ढंग से दी जाती हैं। प्राथमिक समंक प्राप्त करने की तीसरी विधि है स्थानीय स्रोतों या संवाददाता द्वारा सूचना प्राप्ति। इस रीति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्ति या संवाददाता नियुक्त कर दिए जाते हैं, जो अपने ढंग से सूचनाएं एकत्र करते हैं और बाद में अनुसंधानकर्ता के पास भेज दिए जाते हैं। यह रीति वहाँ पर उपयुक्त है जहाँ पर सूचना की शीघ्र आवश्यकता होती है, आंकड़े एकत्रित करने का क्षेत्र बहुत व्यापक हो और जहाँ अधिक शुद्धता की आवश्यकता नहीं होती है। इस रीति के कुछ गुण हैं। पहला है, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, दूर दूर से सूचना प्राप्त की जा सकती है। दूसरा जो इसका मुख्य गुण है वो है ये सुगम है और मितव्ययी है। इसके दोष हैं, इसमें मौलिकता का अभाव होता है। दूसरा जो दोष है इसमें शुद्धता और विश्वसनीयता की कमी होती है, क्योंकि आंकड़े अनुमान के आधार पर भेजे जाते हैं। तीसरा जो मुख्य दोष है इसका वो है एक रूपता और सजातीयता का अभाव होता है इसमें। प्राथमिक समंक प्राप्त करने की जो चौथी विधि है ये है प्रश्नावली व अनुसूची के माध्यम से सूचना संग्रह करना। इस विधि में अनुसंधानकर्ता सबसे पहले अनुसंधान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्नावली तैयार करता है। इस प्रश्नावली के आधार पर दो प्रकार से सूचना एकत्रित की जा सकती है। पहला है डाक प्रश्नावली विधि और दूसरा है गणक विधि या इसको अनुसूची विधि भी कहते हैं। डाक प्रश्नावली विधि है डाक के द्वारा जब प्रश्नावली भेजकर सूचना प्राप्त की जाती है। इस विधि में प्रश्नावली सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेज दी जाती है। प्रश्नावली के साथ एक पत्र भी भेजा जाता है जिसमें जांच के उद्देश्य स्पष्ट किए जाते हैं तथा सूचना देने वाले को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उसके द्वारा दी जाने वाली सूचनाएं गुप्त रखी जाएंगी। ये विधि वहाँ पर उपयुक्त होती है जहाँ पर सूचना देने वाले शिक्षित हों और सूचना देने वालों का सहयोग अपेक्षित हो। इस विधि के कुछ गुण हैं। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। दूसरा, सूचनाएं स्वयं सूचकों को द्वारा दी जाती हैं, इसलिए मौलिकता इसमें होती है। इस रीति में मितव्ययिता पाई जाती है। इसके दोष भी हैं। अधिकांश सूचक प्रश्नावली या अनुसूची भरकर लौटाते ही नहीं, इसका कारण उनकी उदासीनता है। दूसरा दोष है सूचना देने वाले व्यक्तियों द्वारा असावधानीपूर्वक उत्तर दिए जाने पर अशुद्धता की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा जो इसका मुख्य दोष है वो है अपूर्ण, अपर्याप्त या गलत या कभी कभी प्रश्नावली न वापस आने के कारण इस रीति से गलत निष्कर्ष निकाले जाने की संभावना रहती है। इसी के जो दूसरी विधि है, दूसरा भाग है इस विधि का प्रश्नावली और अनुसूची के द्वारा सूचना प्राप्त करने का, ये गणक विधि है। गणक विधि में अनुसूची और प्रश्नावली तैयार की जाती है। यहाँ पर भी इस विधि में गणकों की नियुक्ति करनी पड़ती है जो स्वयं घर घर जाकर लोगों से उत्तर प्राप्त करके सूचनाएं एकत्र करते हैं। गणकों द्वारा सामग्री संग्रहण में उनकी योग्यता तथा कुशलता पर ही तथ्यों की शुद्धता निर्भर रहती है। अब ये रीति क्यों उपयुक्त है? पहला, जब अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा हो। दूसरा, जो सूचना देने वाले हैं वो शिक्षित हों और
आंकड़ों की उपयोगिता को समझते हों। इस विधि के गुण हैं, पहला, इस रीति में शुद्धता की काफ़ी मात्रा रहती है। गणकों के द्वारा क्योंकि व्यक्तिगत संपर्क होता है, इसलिए जटिल प्रश्नों के भी शुद्ध उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत पक्षपात की कमी होती है यहाँ पे, तो ये सारे इसके गुण हैं। इसके दोष हैं इस प्रणाली के, गणक विधि के, खर्चीली पद्धति है ये। दूसरा, इस विधि में गणकों के कार्य का निरीक्षण करना पड़ता है। तीसरा जो दोष है, इस रीति में क्योंकि व्यक्ति घर घर जाके सूचना प्राप्त कर रहा है, इसलिए इस रीति के समंक संकलनों में अधिक समय लगता है। अब देखिए प्रश्नावली तथा अनुसूचियों का निर्माण और उसके गुण। अनुसंधान उद्देश्य के अनुरूप प्रश्नावली तथा अनुसूचियों के निर्माण का प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में एक विशेष महत्व है। प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर होता है। प्रश्नावली डाक द्वारा प्रेषित की जाती है, इसे सूचनादाता स्वयं भरता है, जबकि अनुसूची में अध्ययनकर्ता क्षेत्र में जाकर साक्षात्कार द्वारा इसे स्वयं भरता है। यानी प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर सूचक द्वारा भरे जाते हैं, जबकि अनुसूची में प्रश्नों के उत्तर सूचक से सूचना लेकर गणक द्वारा स्वयं भरे जाते हैं। अब देखिए श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण क्या हैं। पहला, श्रेष्ठ प्रश्नावली का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्नावली को भरने के लिए आरंभ में ही उत्तरदाताओं के लिए स्पष्ट निर्देश होने चाहिए। प्रश्नों की संख्या सीमित होनी चाहिए। प्रश्नों को एक उचित क्रम में रखा जाना चाहिए। प्रश्न सरल व स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न छोटे होने चाहिए जिसका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सके। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिससे कि किसी को कोई आपत्ति न हो। इसी तरह से प्रश्नावली भेजते समय उत्तरदाता से उत्तर सहित प्रश्नावली समय से वापस करने की प्रार्थना की जानी चाहिए। तो ये सारे गुण हैं जो श्रेष्ठ प्रश्नावली में होने चाहिए। ये तो था प्राथमिक समंकों का संकलन कैसे किया जाता है। अब है द्वितीयक समंकों का संकलन। द्वितीयक समंक वो समंक हैं जिन्हें पहले ही किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किसी अन्य उद्देश्य से संग्रहित किया जा चुका होता है और अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इनका उपयोग करता है। तो ये द्वितीयक समंक कहलाते हैं। द्वितीयक समंक को भी कई विधियों के द्वारा एकत्रित किया जा सकता है या संकलित किया जा सकता है। द्वितीयक समंकों के स्रोत हैं, पहला प्रकाशित स्रोत और दूसरा अप्रकाशित स्रोत। पहला है प्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत में जो आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, इसका पहला मुख्य स्रोत है सरकारी प्रकाशन। सरकार विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समंक एकत्र और प्रकाशित करवाती है। ये समंक बहुत विश्वसनीय और महत्वपूर्ण होते हैं। प्रमुख सरकारी प्रकाशन हैं जैसे आर्थिक सर्वेक्षण, जनगणना रिपोर्ट या भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन। ये सरकारी प्रकाशन है, इससे आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरा तरह का जो द्वितीयक समंक प्राप्त करने का स्रोत है प्रकाशित स्रोत में, यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। विदेशी सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा अनेक क्षेत्रों में आंकड़ों का संग्रहण व प्रकाशन किया जाता है। इन्हें द्वितीयक समंकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन हैं, विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक रिपोर्ट। तीसरा जो इसका
स्रोत है ये है अर्ध सरकारी प्रकाशन, जैसे नगर निगम, नगर पालिका या पंचायत के द्वारा विभिन्न समस्याओं संबंधी समंकों का प्रकाशन किया जाता है। चौथा है आयोग व समितियों के प्रतिवेदन। सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्त किए गए आयोग और समितियों की रिपोर्टों का प्रकाशन किया जाता है। जैसे वित्त आयोग या केलकर समिति की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है तो उसके आंकड़े अनुसंधानकर्ता प्राप्त कर सकता है। व्यापारिक संस्थान, परिषदों और संघों के प्रकाशन। अनेक बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाएं जैसे श्रम संघ है, इसी तरह से जूट मिल्स एसोसिएशन है, ये अपने समंकों का संकलन और प्रकाशन करते रहते हैं। इसी तरह से ये प्रकाशित स्रोत का एक अन्य प्रकार है शोध संस्थाओं के प्रकाशन। रिसर्च ब्यूरो व शोध संस्थाएं द्वारा आंकड़े या समंक एकत्रित किए जाते हैं, जैसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। इसी तरह से समाचार पत्र व पत्रिकाएं से सूचना प्राप्त की जाती है, समंक एकत्रित किए जा सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स है या द फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, इसके द्वारा आंकड़े प्राप्त हो सकते हैं। ये तो थे प्रकाशित स्रोत। दूसरा है अप्रकाशित स्रोत। सरकार, संस्थाओं या अनेक योग्य और अनुभवी व्यक्तियों द्वारा एकत्र बहुत सी सामग्री बिना छपी पड़ी रहती है। ऐसे स्रोतों में प्रायः गोपनीयता पाई जाती है। यदि ये उपलब्ध है तो उसका भी उपयोग किया जा सकता है। द्वितीयक समंकों के प्रयोग में सावधानियाँ। द्वितीयक समंक अन्य समय पर किसी दूसरे व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, जिनका प्रयोग पूर्ण सावधानी के साथ किया जाना चाहिए क्योंकि वे अपूर्ण, अपर्याप्त और सीमित होते हैं। द्वितीयक समंक के प्रयोग में कुछ सावधानियाँ आवश्यक हैं। पहला, द्वितीयक आंकड़ों के प्रयोग से पहले पिछले अनुसंधानकर्ता के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। दूसरा, द्वितीयक आंकड़ों की शुद्धता और विश्वसनीयता की जांच किया जाना आवश्यक है। इसी तरह से तीसरा जो इसका सावधानी है, यह है द्वितीयक आंकड़ों के प्रयोग से पूर्व इन आंकड़ों के संग्रहण के उद्देश्य को जानना आवश्यक होता है। यदि नए व पुराने अनुसंधानों के उद्देश्य व क्षेत्र समान हो तभी द्वितीयक समंकों का उपयोग उपयुक्त होता है। इस तरह आपने इस चैप्टर में देखा सांख्यिकी, अनुसंधान, प्राथमिक आंकड़े, प्राथमिक आंकड़ों को संकलित करने की रीतियाँ, द्वितीयक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़ों के प्रयोग में सावधानियाँ और प्रकाशित स्रोतों द्वारा द्वितीयक समंकों का संकलन। ये सब आपने आंकड़ों का संकलन, प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़े या समंक चैप्टर में सीख लिया।